अखिल रोज की तरह अपने कार्य में व्यस्त था कि तभी उसके फ़ोन की घंटी बजने लगी। हेलो, अखिल ने फ़ोन उठाकर कहा। अखिल बाबू राम राम, मैं राम सिंह बात कर रहा हूँ। आपके दादाजी की हालत सही नहीं है। वे चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप यहाँ आ जाओ। उधर से आवाज़ आई, क्या हुआ दादाजी को? अखिल ने घबराकर कहा, पता नहीं, वो कुछ नहीं बता रहे हैं, बस उनके मुंह पर आपका ही नाम है। राम सिंह ने कहा, ठीक है, मैं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आने की कोशिश करता हूँ, अखिल ने कहा और फ़ोन काट दिया। अखिल का कोई नहीं था। परिवार के नाम पर अखिल के पास सिर्फ उसके दादाजी थे। उसके माता पिता कौन थे या परिवार में और सब कहाँ है, इसके बारे में अखिल अगर अपने दादाजी से कुछ भी पूछने की कोशिश करता तो वो हमेशा टाल देते थे। उसका घर भी एक बहुत ही बड़ा हवेली नुमा था। अखिल को उस हवेली में हर जगह जाने की इजाज़त थी, सिर्फ दादाजी के कमरे को छोड़कर। हवेली में भी अखिल के परिवार से संबंधित कोई भी फोटो या कोई और कागज़ नहीं था। थोड़ा बड़ा होने पर दादाजी ने अखिल को अमेरिका भेज दिया था। अखिल की आगे की सारी पढ़ाई वहीं से हुई थी और पढ़ाई के बाद उसने वहीं काम करना शुरू कर दिया था। कभी कभी उसका मन अगर भारत में वापस आने का करता तो दादाजी उसे मना कर देते थे। ऐसा क्या हो गया है कि दादाजी ने मुझे इतने साल बाद वापस बुलाया है, अखिल सोचने लगा और फिर फ़ोन करके एक इमरजेंसी टिकट बुक करवाया और अगले दिन शाम तक वो घर पर आ चुका था। अखिल ने हवेली पर एक सरसरी नज़र डाली और अंदर दाखिल हो गया। राम सिंह वहीं पर था। आइए अंदर आइए, उसने कहा। दादाजी कहाँ है? अखिल ने कहा। वही अपने कमरे में है, राम सिंह ने कहा। तो अखिल उनके कमरे की तरफ जाने लगा। अखिल बाबू रुक जाइए, आपके दादाजी खुद ही आपको बुला लेंगे, राम सिंह ने कहा। ठीक है, अखिल ने कहा और वहीं पर टहलने लगा। दादाजी के कमरे में रोशनी हो रही थी। लगता है कि दादाजी अभी कमरे में ही है, अखिल ने खुद से कहा। थोड़ी ही देर में दादाजी के कमरे की रोशनी तेजी से जलने बुझने लगी और वहां से बहुत उठापटक की आवाज़ आने लगी। अखिल तेजी से दादाजी के कमरे की ओर भागा। अखिल ने दरवाज़ा खोला, लेकिन दरवाज़ा खुलते के साथ ही तुरंत तेजी से बंद हो गया और अखिल दूर जाकर पड़ा। अखिल उठा और फिर से दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद हो चुका था। राम सिंह, अखिल ने राम सिंह को आवाज़ लगाई, अंदर कुछ गड़बड़ है, इस दरवाजे को खोलने में मेरी मदद करो, अखिल ने राम सिंह से कहा। दोनों ने मिलकर कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। अंदर से आवाज़ें आनी बंद हो गई थी और रोशनी फिर से लगातार जलने लगी थी। कुछ ही देर बाद दादाजी के कमरे का दरवाज़ा एक झटके के साथ खुल गया। अखिल भागकर अंदर गया तो देखा बिस्तर के पास दादाजी पड़े हुए हाँफ रहे थे। उनके चेहरे पर नाखूनों के निशान लगे हुए थे। दादाजी, अखिल उनके पास आया। राम सिंह, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, अखिल ने राम सिंह से कहा। तो दादाजी ने राम सिंह को हाथ उठाकर रोक दिया। तुम जाओ राम सिंह, मुझे अपने पोते अखिल से कुछ बात करनी है, दादाजी ने एक जोरदार आवाज में कहा। अखिल, दरवाज़ा बंद कर दो, दादाजी ने अखिल से कहा। अखिल दरवाज़ा बंद करके उनके पास वापस आया। अखिल, मेरे पास बहुत कम समय है। मैंने तुम्हें इन सबसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं कामयाब नहीं हो पाया। अखिल ने पहली बार अपने दादाजी की आंखों में आंसू देखे। अपना कान इधर लाओ, दादाजी ने कहा। मेरी बात को गौर से सुनना। मेरे मरने के तुरंत बाद ही मेरी लाश को कम से कम 2 फुट का गड्ढा खोदकर जलाना और बाद में उस गड्ढे को मिट्टी से पूरा भर देना। इस काम में बिल्कुल भी गलती मत करना और मेरे मरने के बाद तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोना है। ध्यान रखना कि तुम्हारा एक भी आंसू यहाँ ना गिरे। एक बात और, अमावस और पूर्णिमा पर जरूर ध्यान रखना कि उस तस्वीर, दादाजी ने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कुछ कहना चाहा, लेकिन उनके शब्द मुंह में ही रह गए और उनकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। दादाजी, अखिल ने उन्हें आवाज़ दी, लेकिन वो वहाँ से जा चुके थे। राम सिंह, जल्दी आओ, राम सिंह, अखिल ने आवाज़ दी। ये राम सिंह कहाँ गया? अखिल जल्दी से बाहर आया। राम सिंह, कहाँ हो? अखिल ने आवाज़ दी। आया, राम सिंह भागते हुए आया। दादाजी नहीं रहे, अखिल ने कहा। क्या? ऐसा नहीं हो सकता, राम सिंह ने सिर पर हाथ मारते हुए कहा। हमारे पास समय नहीं है, दादाजी ने कहा था
कि जैसे ही मेरी मौत हो उसके बाद ही उनकी लाश जला दी जाए। दादाजी की लाश को उठवाने में मेरी मदद करो, अखिल ने कहा। दोनों दादाजी के कमरे में आए तो देखा दादाजी की लाश पर मकोड़े चिपटे हुए थे। ये मकोड़े कहाँ से आ गए, अखिल ने कहा। दोनों ने बहुत मुश्किलों से उन मकोड़ों को हटाया। लाश को उठाकर वो हवेली के पीछे आई। राम सिंह, जल्दी से फावड़ा लेकर आओ, हमें कम से कम 2 फुट गहरा गड्ढा खोदना होगा, अखिल ने कहा। अखिल बाबू, ये कैसी बातें कर रहे हो, उन्हें तो जलाना चाहिए, राम सिंह ने कहा। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन दादाजी ने जो भी मुझसे कहा है हमें उसी के हिसाब से सब करना होगा। अब जाओ जल्दी से फावड़ा ले आओ, अखिल ने कहा। अखिल दादाजी की लाश के पास आया तो देखा उनकी लाश सिकुड़ती जा रही थी और पीली पड़ती जा रही थी, जैसे किसी ने उनके शरीर से सारा खून चूस लिया हो। बहुत ही अजीब बात है, अखिल ने कहा। अचानक अखिल के दादाजी की लाश आसमान में ऊपर उठी। तुम इतनी देर क्यों लगा रहे हो, जो भी मैंने कहा था उसे जल्दी से पूरा करो, ये कहकर दादाजी की लाश वापस जमीन पर गिर गई। अखिल ये सब देखकर सदमे में आ गया। इतने में राम सिंह फावड़ा ले आया। अखिल बाबू, क्या हुआ, आप इतने घबराए हुए क्यों हो, राम सिंह ने पूछा। कुछ नहीं, बस जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमें ये सब निपटाना है, अखिल ने कहा। दोनों फिर जल्दी से गड्ढा खोदने लगे और उसके बाद अखिल ने लाश में आग लगा दी। आसमान में बादल घिर आए थे। अगर बारिश पड़ गई तो बहुत गलत हो जाएगा। अखिल आसमान की तरफ को देखकर सोचने लगा, लेकिन बारिश नहीं पड़ी। सब कुछ निपटाने के बाद अखिल और राम सिंह वापस हवेली में आ गए। अखिल बाबू, मैं आपके लिए चाय लेकर आता हूँ, यह कहकर राम सिंह वहां से चला गया। अखिल वापस दादाजी के कमरे में आ गया। यह कमरा है, यह संग्रहालय, अखिल ने खुद से कहा। तभी उसकी नज़र सामने एक तस्वीर पर गई। एक आदमकद तस्वीर थी जिसमें सिर्फ एक दरवाजा बना हुआ था। अखिल उस तस्वीर को गौर से देखने लगा। ये तस्वीर तो बिल्कुल वास्तविक लगती है, अखिल ने खुद से कहा। आपके दादाजी भी घंटों इस तस्वीर को देखते रहते थे, राम सिंह ने चाय लाते हुए कहा। राम सिंह, एक बात बताओ, तुम इतने समय से यहाँ हो, कभी तुमने यहाँ कुछ अजीब महसूस नहीं किया? अखिल ने चाय पीते हुए राम सिंह से पूछा। अखिल बाबू, जब तक आपके दादाजी जिंदा थे तब तक मैंने ऐसा कुछ महसूस नहीं किया। जो कुछ भी अजीब होता था वो बस इसी कमरे में होता था, राम सिंह ने कहा। मैं अपने दादाजी के बारे में और कुछ भी जानना चाहता हूँ, तुम और क्या बता सकते हो मुझे? अखिल ने पूछा। बस अखिल बाबू, आपके दादाजी किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रखते थे। मुझे भी इस कमरे में आने की तभी इजाज़त थी जब उन्हें मुझसे कुछ काम होता था। मैं जब भी इस कमरे में आता था तो वो इसी तस्वीर को देखते रहते थे, राम सिंह ने कहा। और हाँ, अमावस और पूर्णिमा के दिन उनके कमरे से सारी रात आवाज़ें आती रहती थी, राम सिंह ने याद करते हुए कहा। अमावस और पूर्णिमा, ऐसा ही कुछ दादाजी भी मुझे बताना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही वो चल बसे। ये कहते हुए अखिल को अचानक याद आया कि आज तो पूर्णिमा है। मतलब ये है कि पूर्णिमा और अमावस के दिन इस कमरे के अंदर ऐसा कुछ होता था जो बहुत अजीब है। राम सिंह, तुम जाकर आराम करो, मुझे अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं कुछ देर इसी कमरे में अकेले रहना चाहता हूँ, अखिल ने कहा। राम सिंह के जाते ही अखिल ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। अखिल दादाजी के कमरे को अच्छे से देखने लगा। तरह तरह के सामानों से वो कमरा भरा हुआ था। अजीब तरह के खंजर, पुरानी किताबें, बड़े बड़े नक्शे, सभी कुछ वहाँ था। अखिल एक नक्शे को गौर से देखने लगा। उस नक्शे में कुछ जगह संकेत बने हुए थे। इस नक्शे को देखकर लगता है जैसे ये किसी खास जगह का नक्शा हो। ऐसा लगता है जैसे कि दादाजी कुछ ढूंढ रहे थे, लेकिन वो क्या हो सकता है? सब अजीब है, बहुत ही ज़्यादा अजीब है। अखिल ये कहकर एक कुर्सी पर बैठ गया। वहाँ से वो बड़ी तस्वीर उसके सामने ही दिख रही थी। तभी उसकी नज़र नीचे एक दराज पर पड़ी। अखिल ने उसे खोलकर देखा तो उसमें एक एल्बम थी। अखिल ने उसे खोलकर देखा तो सबसे पहली तस्वीर में सारा परिवार दिख रहा था। उस तस्वीर में उसने खुद को और अपने दादाजी को पहचान लिया। ये बाकी लोग कौन हो सकते हैं? अखिल ने सोचा और जल्दी जल्दी आगे की तस्वीरें देखने लगा। एल्बम देखकर उसे सब समझ में आ गया था। वो दोबारा उस पारिवारिक तस्वीर को देखने लगा। मतलब कि ये मेरे मम्मी पापा है और ये शायद मेरी बहन होगी।
अखिल ने तस्वीर को देखते हुए कहा, आज तक दादाजी ने मुझे मेरे परिवार के बारे में क्यों नहीं बताया, और ये लोग अब कहाँ गए? पता नहीं इन सभी सवालों के जवाब मुझे कैसे मिलेंगे। ये सोचकर अखिल वहीं कुर्सी पर पसर गया और कुछ देर बाद ही उसे नींद आ गई। सुबह अखिल सोकर उठा, उसका सिर बहुत भारी हो रहा था। अखिल बाबू, बाहर वकील साहब आपको बुला रहे हैं, राम सिंह ने आकर कहा। वकील साहब, ठीक है, मैं कुछ देर में आता हूँ, अखिल ने कहा। अखिल बाहर आया। आपका नाम ही अखिल है? वकील ने कहा। जी मैं ही अखिल हूँ, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, अखिल ने कहा। मैं आपके दादाजी का वकील हूँ। उनके निधन के बारे में जानकर दुख हुआ। उन्होंने कल दोपहरी मुझसे कहा था कि आज मेरा आखिरी दिन है। अभी भी यकीन नहीं आता कि उन्होंने अपनी मौत का इतना सटीक अंदाज़ा कैसे लगा लिया। खैर, मैं यहाँ उनकी वसीयत के बारे में बात करने आया हूँ, वकील ने कहा। मेरे दादाजी ने कोई वसीयत भी करवाई थी, तो उनकी वसीयत में क्या है, अखिल ने कहा। उनकी वसीयत के हिसाब से उनकी जो भी प्रॉपर्टी है वो सब अब आपके नाम पर हो गई है, वकील ने कहा। अच्छा, और भी कुछ, अखिल ने पूछा। हाँ, ये एक चिट्ठी और है जिसे सिर्फ आपको देने के लिए बोला था, वकील ने एक चिट्ठी अखिल को देते हुए कहा। ठीक है, मुझे अब चलना चाहिए, वकील ने कहा और वहाँ से चला गया। अखिल ने वो चिट्ठी खोली। उसमें एक नक्शा बना हुआ था जो किसी खास जगह को संकेत कर रहा था। साथ ही नीचे कुछ लिखा हुआ था। अखिल ने पढ़ना शुरू किया। मेरे बेटे अखिल, मैं तुम्हें बहुत कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास समय बहुत ही कम बचा है। धीरे धीरे तुम्हें सब अपने आप ही पता चल जाएगा। ये नक्शा बहुत ही संभाल कर रखना। मैंने इसे खोजने में अपना बहुत समय लगाया है, लेकिन अब जो काम मुझसे अधूरा रह गया है वो तुम्हें पूरा करना है। आगे भी कुछ लिखा हुआ था, लेकिन लिखावट इतनी खराब थी कि अखिल को कुछ समझ नहीं आया। अगले कुछ दिनों में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो कि अजीब हो। अखिल सारा दिन अपने दादाजी के कमरे में ही रहता और कोशिश करता कि कुछ भी ऐसा मिल जाए जिससे उसके सवालों के जवाब मिल जाए, लेकिन वहाँ उसे कुछ भी ऐसा नहीं मिला। राम सिंह, मेरे लिए एक चाय बनाओ, अखिल ने कमरे से बाहर आते हुए कहा और अपना फ़ोन देखने लगा। अखिल की नज़र तारीख पर गई और तारीख देखकर वो तभी कैलेंडर को देखने लगा। आज अमावस है, अखिल ने चौंक कर कहा। इसका मतलब ये है कि आज जरूर कुछ होगा। शाम होते ही अखिल दादाजी के कमरे में पहुंच गया। उसने एक खंजर अपने हाथ में लेकर कुर्सी पर जाकर बैठ गया। रात होते ही उस तस्वीर में कुछ हरकत होने लगी और कुछ देर बाद ही उस तस्वीर में लगा दरवाजा खुल गया। उस तस्वीर के दरवाजे को खुलता देखकर अखिल हक्का बक्का रह गया। ये सब क्या है? अखिल उस तस्वीर के पास आया तो उसे दरवाजे के अंदर एक दूर हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी। अखिल ने एक लंबी सांस ली और उस दरवाजे के अंदर प्रवेश कर गया। अखिल धीरे धीरे रोशनी की तरफ बढ़ता रहा। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि वो एक डाइनिंग हॉल में है। उसके सामने ही 3 लोग टेबल पर बैठे हुए थे। भैया, आप उठ गए, उन तीनों में से एक लड़की ने कहा। अखिल ने पीछे देखा जहाँ से वो आया था तो वहाँ एक कमरा था। वो तेजी से कमरे में घुसा तो वो एक साधारण कमरे की तरह ही था। मैं तो उस तस्वीर में था और मैं यहाँ कैसे आ गया? उस कमरे में उसकी तस्वीर लगी हुई थी। उसने एक तस्वीर को उठाकर देखा, उसमें वो उन सबके साथ खड़ा था। ऐसा कैसे हो सकता है? जिस समय की ये तस्वीर है उस समय तो मैं अमेरिका में था, तो मैं इस तस्वीर में कैसे हूँ? और बाहर जो है वो मेरे मम्मी पापा और बहन है। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? अखिल इस अबूझ पहेली को देखकर सिर पकड़कर बैठ गया। तभी उसके रूम का दरवाजा खुला। उसकी मम्मी बाहर थी। क्यों, तुम्हें नाश्ता नहीं करना क्या? अखिल की मम्मी ने कहा। वो चुपचाप बाहर आकर एक कुर्सी पर बैठ गया। क्या हुआ, तुम इतने चुपचाप कैसे बैठे हो? क्या अभी भी नींद आ रही है तुम्हें? अखिल के पापा ने पूछा। मैंने एक बहुत ही अजीब सपना देखा, अखिल ने कहा। भैया, आपका सपना बाद में देखेंगे, फिलहाल तो हमें कॉलेज के लिए निकलना है, अखिल की बहन ने कहा। कॉलेज? अखिल ने चौंक कर कहा। हाँ कॉलेज, लेकिन कॉलेज का नाम सुनकर आप इस तरह से कैसे बर्ताव कर रहे हो? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अखिल की बहन ने पूछा। हाँ मैं ठीक हूँ, चलो कॉलेज चलते हैं, अखिल ने कहा। जब वो दोनों घर से बाहर निकले तो अखिल को तेज ठंड का एहसास हुआ। वो एक बर्फीली जगह थी।
सब कुछ एकदम शांत सा था। अखिल और उसकी बहन गाड़ी से कॉलेज के लिए निकल गए। वो कॉलेज पहुंचे। अखिल गाड़ी से उतरा तो उसने कॉलेज को देखा। वो कॉलेज कम और एक महल ज़्यादा लग रहा था। वो दोनों कॉलेज के अंदर गए। मिताली, तुम क्लास में आओ, मैं ज़रा अभी आता हूँ, अखिल ने कहा। अखिल ने अपनी बहन के आई कार्ड पर उसका नाम देख लिया था। अखिल का दिमाग अभी भी पजल हो रहा था। वो बाहर आकर एक बेंच पर बैठ गया। अखिल, कैसे हो? अखिल ने अपना नाम सुनकर पीछे देखा तो एक सुंदर सी लड़की वहाँ खड़ी हुई थी। तुम कौन हो? अखिल ने उस लड़की से पूछा। मैं सिमरन हूँ, उस लड़की ने कहा। दरअसल मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? सिमरन ने अखिल से पूछा। हाँ, क्यों नहीं, तुम बिल्कुल बैठ सकती हो, अखिल ने कहा। तो तुम भी इसी कॉलेज में पढ़ती हो? अखिल ने सिमरन से पूछा। हाँ बिल्कुल, मैं इसी कॉलेज में पढ़ती हूँ, सिमरन ने जवाब दिया। तो बताओ, तुम्हें मुझसे क्या कहना है? अखिल ने कहा। वो बात ये है कि, सिमरन ने एक बार अपने चारों ओर देखा। तुम यहाँ? इससे पहले कि सिमरन कुछ और कह पाती, मिताली वहाँ आ गई। तुमसे कितनी बार कहा है कि अपने काम से काम रखा करो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कब से हो गई कि मेरे भाई के पास यहाँ बैठो, मिताली ने गुस्से से कहा। थोड़ी देर के लिए सिमरन और मिताली दोनों की आंखों में खून उतर आया। फिर सिमरन ने एक नज़र अखिल पर डाली और तुरंत वहाँ से चली गई। भैया, मैंने आपसे कितनी बार बोला होगा कि इस लड़की से दूर ही रहना। अगर घर पर पता चल गया तो बहुत बुरा हो जाएगा, मिताली ने कहा। ऐसा क्या है कि मैं इस लड़की से मिल नहीं सकता? अखिल ने पूछा। घर जाने का समय हो रहा है, हमें अब घर चलना चाहिए, मिताली ने बात घुमाते हुए कहा। इतनी जल्दी घर? अभी तो हमें आए हुए 1 घंटा ही हुआ है, अखिल ने पूछा। आप बार बार ये क्यों भूल जाते हैं कि यहाँ सिर्फ 4 घंटे का ही दिन होता है? अब चलिए, मिताली ने कहा। अखिल मिताली के साथ घर आ गया। घर पर खाना लगा हुआ ही था। आ गए तुम लोग? अखिल की मम्मी ने देखते हुए कहा। हाँ, हम लोग आ गए, अखिल ने कहा। बैठ जाओ, खाना बस तैयार है। तुम्हारे पापा भी बस आते ही होंगे, अखिल की मम्मी ने कहा। थोड़ी देर में उसके पापा भी वहाँ आ गए। तो कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? अखिल के पापा ने अखिल से पूछा। कुछ खास नहीं, मेरा क्लास अटेंड करने का मन ही नहीं था, इसलिए मैं बाहर जाकर बैठ गया था। मैं वहाँ एक लड़की से मिला, अखिल ने जवाब दिया। तो कौन थी वो लड़की? अखिल के पापा ने खाना खाते हुए पूछा। वो लड़की मेरी एक फ्रेंड थी पापा, अखिल के बोलने से पहले ही मिताली ने जवाब दे दिया। अखिल मिताली को देखा तो मिताली ने हल्के से ना में गर्दन हिला दी। ओ, ऐसा था क्या? तब तो कोई बात नहीं है, अखिल के पापा ने कहा। सबके खाना खाने के बाद अखिल ने मिताली से पूछ ही लिया। तुमने मुझे सिमरन के बारे में बताने क्यों नहीं दिया? अखिल ने पूछा। मैंने आपको तभी बताया था कि अगर पापा को सब पता चल जाता तो ठीक नहीं होता, मिताली ने कहा। ऐसा क्या है जो तुम मुझे बता नहीं रही हो? अखिल ने पूछा। क्या हो रहा है? तुम दोनों किस बात पर झगड़ रहे हो? पापा ने आकर कहा। कुछ भी नहीं पापा, बस ऐसे ही, ये कहकर मिताली वहाँ से निकल गई। मुझे भी अब अपने कमरे में जाना चाहिए, अखिल ने कहा और बिना कुछ और कहे अपने कमरे में आ गया। कमरे में पहुंचकर उसने सब तरफ देखना शुरू कर दिया। जरूर यहाँ कोई खुफिया रास्ता जरूर होना चाहिए जिस रास्ते से मैं यहाँ आया हूँ, अखिल ने अपने आप से कहा। उसने सारा कमरा छान मारा लेकिन उसे वहाँ कुछ नहीं मिला। थक हार कर वो अपने बिस्तर पर आ गया। तभी अचानक उसे अपने कमरे के दरवाजे पर आहट महसूस हुई। अखिल आहट सुनकर तुरंत अपने बिस्तर पर आकर सोने का बहाना करने लगा। बाहर से किसी ने आकर अखिल को देखा और उसे नींद में देखकर तुरंत वहां से चला गया। अखिल ने आंखें खोली और अपने कमरे के दरवाजे के पीछे से कुछ सुनने की कोशिश करने लगा। शायद 2 लोग उसके कमरे के बाहर धीमी आवाज में कुछ बातें कर रहे थे। अखिल ने सुनने की कोशिश भी की लेकिन आवाज इतनी हल्की थी कि उसे कुछ भी सुनाई नहीं पड़ा। अखिल वापस अपने बिस्तर पर लेट गया। तभी उसे अपने कमरे में एक मदहोश कर देने वाली सुगंध आने लगी। उसके बाद चाहकर भी वो अपनी आंखें खोल नहीं पाया और गहरी नींद में सो गया। सुबह को अखिल की आंखें खुली। वो उठा तो उसे अपनी गर्दन के पास दर्द सा महसूस हुआ। वो शीशे के सामने खुद की गर्दन को देखने लगा तो उसे अपनी गर्दन पर 2 सुराग दिखाई दिए। उनके पास से गर्दन थोड़ी लाल और सूजी हुई थी।
अखिल कमरे से बाहर आया। सभी नाश्ते पर उसका इंतजार कर रहे थे। अखिल वहां पहुंचा। बैठ जाओ, उसकी मम्मी ने कहा। मुझे भूख नहीं है, अखिल ने कहा। क्यों, क्या हुआ तुम्हें? उसके पापा ने पूछा। कुछ नहीं, अखिल ने जवाब दिया। भैया, ये आपकी गर्दन पर ये निशान कैसे है? मिताली ने पूछा। मुझे खुद नहीं पता, रात तो कुछ भी नहीं था। सुबह जब मैं उठा तो मैंने ये निशान अपनी गर्दन पर देखे, अखिल ने जवाब दिया। लगता है तुम्हें किसी मच्छर ने काट लिया है, उसकी मम्मी ने कहा। जिस तरह के ये निशान है उसे देखकर ऐसा लगता है कि मच्छरों का आकार कुछ ज़्यादा ही बड़ा होगा, अखिल ने तंज कसा। तुम्हें शायद पता नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर मच्छरों की कुछ ऐसी प्रजाति भी पाई जाती है जो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है, उसके पापा ने कहा। हाँ, हो सकता है, अखिल ने लापरवाही से कंधे उचकाकर कहा। मैं कॉलेज जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ आ रही हो? अखिल ने मिताली से पूछा। हाँ, मैं भी आपके साथ चल रही हूँ, मिताली ने कहा और उसके साथ चल दी। आप क्लास में नहीं आओगे? कॉलेज पहुंचकर मिताली ने अखिल से पूछा। देखो, तुम्हें क्लास में जाना है तो जाओ, लेकिन मुझे कहीं नहीं जाना, अखिल ने गुस्से में कहा। मिताली बिना कुछ कहे क्लास में चली गई। मिताली के जाने के बाद अखिल ने सिमरन को खोजना शुरू कर दिया। अखिल सिमरन को खोजते हुए कॉलेज से बाहर आ गया, लेकिन सिमरन उसे कहीं भी दिखाई नहीं पड़ी। कॉलेज के आसपास कोहरे की एक सफ़ेद चादर सी फैली हुई थी। तभी कोहरे में अखिल को कोई अपने पास आता हुआ महसूस हुआ। अखिल ने गौर से देखा तो एक काले कपड़े में परछाई सी कोहरे को चीरती हुई उसकी ओर बढ़ रही थी। उसके लंबे नाखून और गर्दन तक लंबे दांत देखकर अखिल पीछे की ओर भागा और भागते हुए अखिल किसी से टकरा गया। अखिल ने देखा तो सिमरन सामने ही खड़ी थी। अखिल ने हाँफते हुए पीछे कोहरे में देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। तुम इतना क्यों हाँफ रहे हो? सिमरन ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। मेरे पीछे कोई लगा था, कोई काला साया, अखिल ने कहा। काले साये का नाम सुनते ही सिमरन का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। मुझे अभी की अभी यहाँ से जाना होगा, सिमरन ने कहा। चली जाना, लेकिन पहले मुझे वो बात बताओ जो तुम मुझे कल बताना चाहती थी, अखिल ने कहा। तभी अखिल की गर्दन में फिर से तेज दर्द हुआ। अखिल दर्द से चिल्ला पड़ा। क्या हुआ तुम्हें? सिमरन ने उसकी ओर देखते हुए कहा। कुछ नहीं, शायद रात में किसी पंछी ने मेरे काट लिया होगा, अखिल ने अपनी गर्दन को सहलाते हुए कहा। मुझे देखने दो, सिमरन ने कहा। कुछ नहीं, सब ठीक है, अखिल ने कहा। फिर भी मैं देखना चाहती हूँ, सिमरन ने जोर देकर कहा तो अखिल उसे अपनी गर्दन दिखाने लगा। सिमरन उस निशान को देखकर एकदम से पीछे हट गई। क्या हुआ? अखिल ने उसके चेहरे को देखते हुए कहा। सिमरन के चेहरे पर घबराहट के निशान थे। कुछ नहीं हुआ, ये कहकर सिमरन कोहरे में एक तरफ को दौड़ते हुए चली गई। अखिल भी भागकर उसके पीछे गया, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं मिला। अखिल के बर्दाश्त करने की सीमा अब खत्म हो चुकी थी। वो लोग घर पहुँचे तो खाना लगा हुआ ही था। मुझे कुछ नहीं खाना है, अखिल ने कहा। अब क्या हुआ तुम्हें? मम्मी ने उसकी ओर देखकर कहा। मैं यहाँ पर बचपन में रहता था, तो मुझे पहले का कुछ याद क्यों नहीं है? मैं कॉलेज पहले ही पास आउट कर चुका हूँ और अमेरिका में जॉब कर रहा था, जबकि यहाँ मैं एक कॉलेज में पढ़ाई कर रहा हूँ। मेरे दादाजी और बाकी की सब बातें याद है, लेकिन यहाँ की एक भी बात याद नहीं है। क्यों है ऐसा? अखिल ने गुस्से में कहा। उसकी बात सुनकर उसके पापा ने एक गहरी सांस ली। लगता है तुम्हें सच बताने का समय आ चुका है। चलो आओ मेरे साथ, अपना कोट और पहन लेना, तुम्हें कुछ ज़्यादा ही ठंड महसूस हो सकती है, उसके पापा ने कहा। अखिल उनके पीछे पीछे चलने लगा। उन्होंने आगे जाकर एक कमरे का दरवाज़ा खोला और फिर एक तहखाने में उतरने लगे। लगभग 100 सीढ़ियाँ उतरने के बाद अखिल को एक दरवाज़ा दिखाई दिया। उसके पापा ने वो दरवाज़ा खोला तो उस कमरे में सामने ही एक तस्वीर लगी थी, दादाजी की तस्वीर। अखिल के मुंह से निकला, हाँ, तुम्हारे दादाजी और मेरे पिता। अखिल के पापा ने उस तस्वीर की तरफ देखते हुए कहा। पता है तुम्हें, मेरी माँ यानी कि तुम्हारी दादी जी के मरने के बाद पिताजी का लगाव काली ताकतों की तरफ हो चला था। माँ को दोबारा जिंदा करने के लिए उन्होंने हर वो काम किया जो कि गलत समझा जाता है। हम सब ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उन लोगों के संपर्क में जा चुके थे जिन्हें पिशाच कहा जाता है। तुम्हारे शब्दों में कहूँ
तो खून पीने वाला वैम्पायर, पिताजी एक खून पीने वाले पिशाच बन चुके थे। मुझे जब तक ये सब पता चलता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक रात वो तुम्हें लेकर यहाँ से चले गए। मैंने तुम्हें हर जगह तलाश किया लेकिन मैं सफल नहीं हो पाया। अखिल के पापा ने सारी कहानी बताई। वो सिर्फ मुझे ही अपने साथ लेकर क्यों गए थे और इतने सालों में उन्होंने मुझे मारा क्यों नहीं? अखिल ने सवाल पूछा। क्योंकि वो तुम्हारे 21 साल के होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन तुम्हारे 21 साल होने से पहले ही हमें उनके बारे में पता चल गया और उन्हें मजबूरी में तुम्हें वहाँ पहले ही बुलाना पड़ा। अखिल के पापा ने कहा, तुम्हारी गर्दन पर जो ये निशान बने हुए हैं वो भी उन्होंने ही दिए हैं। अखिल के पापा ने कहा, लेकिन दादाजी तो मेरे सामने ही मरे थे। मैंने अपने हाथों से उनकी लाश को जलाकर वहीं जमीन में दफन किया था। अखिल ने कहा। अखिल की बातें सुनकर उसके पापा सिर्फ मुस्कुराए। तुमने वही सब देखा जो उन्होंने तुम्हें दिखाया। वो तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ आ गए हैं क्योंकि तुम्हारे 21 साल का पूरा होने में बस कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। अखिल के पापा ने कहा। यह सब सुनकर अखिल सिर पर हाथ रखकर गहरी सोच में डूब गया। मुझे पता है कि ये सब जानकर तुम्हें बहुत दुख हुआ होगा, लेकिन सच ऐसा ही होता है। अखिल के पापा ने अखिल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। अखिल के पापा ने कहा। एक सवाल अभी भी मेरे मन में रह गया है। आपने मेरे आने पर ऐसे क्यों दिखाया कि जैसे मैं बहुत समय से आपके साथ रह रहा हूँ? वो कॉलेज जाना, ये सब क्या था? अखिल ने पूछा। ये सब हमने इसलिए किया क्योंकि हमें लग रहा था कि ऐसे बर्ताव करने पर तुम शायद पहले की सारी बातें भूल जाओगे और सिर्फ इसी बात को सच मानोगे। अखिल के पापा ने कहा। यह सब सुनकर अखिल अपने पापा के चेहरे को देखने लगा। मुझे पता है कि ये सब बातें काफ़ी उलझन पैदा करने वाली है, लेकिन तुम्हें खुद पर काबू रखना होगा। अखिल वापस अपने कमरे में आ गया। उसे बहुत बेचैनी हो रही थी। वो ऐसे ही कमरे में टहलने लगा। सच क्या है अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, अखिल ने अपने आप से कहा। उसके कमरे में फिर से वही मदहोश कर देने वाली सुगंध आने लगी। अखिल की पलकें भारी होने लगी थी और फिर अखिल बिस्तर पर जाकर सो गया। सुबह अखिल जब उठा तो उसे वैसे ही अपनी गर्दन पर दर्द महसूस हुआ। उसे बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। वो धीरे धीरे चलकर शीशे के सामने गया और शीशे में देखा तो वो सुराख और भी ज़्यादा बड़े हो गए थे। वो कमरे से बाहर आया। सभी लोग नाश्ते के लिए बैठे हुए थे। तुम्हें नींद तो ठीक से आई थी ना? नाश्ता करते हुए उसकी मम्मी ने पूछा। हाँ, मुझे अब काफ़ी अच्छा लग रहा है, अखिल ने झूठ बोल दिया। कॉलेज पहुंचकर मिताली ने अखिल को ऐसे देखा जैसे पूछना चाहती हो कि उसे क्लास में चलना है या नहीं। आज मैं भी क्लास में चलूंगा, अखिल ने कहा तो मिताली के चेहरे पर एक रहस्यमयी सी मुस्कान बिखर गई। अखिल क्लास में आया। वो एक बड़ा हॉल नुमा कमरा था। क्लास के सभी स्टूडेंट्स ऐसे शांत बैठे थे जैसे कि वो इंसान ना होकर बस एक खिलौना हो। तभी क्लास में टीचर की एंट्री हुई। आज का हमारा टॉपिक है हिप्नोटिज्म, टीचर ने ये कहते हुए अखिल पर नज़र डाली। पूरी क्लास में अखिल यही महसूस करता रहा कि उस टीचर का सारा ध्यान बस अखिल पर था। अखिल को ये बात बहुत अजीब लगी। मिताली भी और स्टूडेंट्स की तरह बिल्कुल शांत बैठी हुई थी। अब मैं आपको बताती हूँ कि हिप्नोटाइज कैसे किया जाता है, ये कहकर उस टीचर ने अखिल को अपने पास बुलाया। अखिल थोड़ा घबरा गया। वो उठा और धीरे धीरे टीचर के पास जाने लगा। क्लास के बाकी स्टूडेंट्स भी मूर्ति की तरह बैठे हुए सामने देख रहे थे। आओ, इस कुर्सी पर बैठ जाओ, तुम्हें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें इस पेंडेंट को देखते रहना है, टीचर ने कहा। अखिल कुर्सी पर बैठ गया। बस ऐसे ही इसे देखते रहो। अब तुम्हारी पलकें भारी होने लगी है और तुम्हें नींद आ रही है, टीचर ने जैसे ही ये कहा अखिल कुर्सी पर सो गया। चारों ओर बहुत कोहरा फैला हुआ था। अखिल एक कच्ची सड़क पर खड़ा था। कोहरा बहुत ज़्यादा है, अखिल ने अपने आप से कहा। वैसे मैं हूँ कहाँ पर? मुझे तो अपनी क्लास में होना चाहिए था, अखिल ने सोचा। तभी अखिल को पास ही कुछ आवाज़ सी आने लगी। अखिल धीरे धीरे उस आवाज़ की ओर बढ़ने लगा। आगे जाकर उसने देखा कि वही काला साया बैठा हुआ कुछ कह रहा था। उसे देखकर अखिल की धड़कनें बढ़ गई। उसने थोड़ा आगे बढ़कर देखा तो वो काला साया एक जानवर का खून पीने में लगा हुआ था, पिशाच। उसे देखकर अखिल के मुंह से अचानक निकल गया। उस काले साये ने पलटकर अखिल को देखा और उस पर झपटा। नहीं,
अखिल के मुंह से निकला, भैया उठ जाओ। अखिल की आंखें खुली तो वो एक गाड़ी में बैठा हुआ था और मिताली उसे उठाने की कोशिश में लगी थी। हम तो क्लास में थे तो अब यहाँ कैसे? अखिल ने चौंक कर पूछा। भैया लगता है कि हिप्नोटिज्म का आप पर कुछ ज़्यादा ही असर हो गया है, तभी आप ऐसी बातें कर रहे हैं। क्लास तो कब की ख़त्म हो चुकी है, अब तो हम घर जा रहे हैं, मिताली ने कहा। तो वो खिड़की की तरफ मुंह करके सब चीज़ों के बारे में सोचने लगा। अखिल अपने कमरे में था, उसका दिमाग तेजी से कुछ सोचने में लगा हुआ था। मुझे एक बार फिर से दादाजी के कमरे में जाना चाहिए। मेरा मन कहता है कि वहाँ मुझे ज़रूर कुछ ऐसा मिलेगा जिससे कि मेरे सारे सवालों के ठीक ठीक जवाब मिल जाए, लेकिन यहाँ पर मुझे नींद भी जल्दी ही आ जाती है। तभी अखिल का ध्यान एक बात पर और गया। वो मदहोश करने वाली सुगंध रोज ही मेरे कमरे में आने लगती है। ऐसा लगता है जैसे कि कोई ये नहीं चाहता कि मैं ज़्यादा देर तक जागा रहूं। अखिल ने घड़ी में समय देखा तो 9 बज रहे थे। वो सुगंध मुझे रोज रात 11 बजे महसूस होती है। इसका मतलब मेरे पास अभी 2 घंटे है, अखिल ने कहा और चुपचाप अपने कमरे से निकल गया। अखिल उस तहखाने तक पहुंचा और जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरकर दादाजी के कमरे तक पहुंचा। अखिल की सांसें बहुत तेज चल रही थी। उसने जल्दी जल्दी उस कमरे को तलाशना शुरू कर दिया, लेकिन वहां कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो कि उसके काम का हो। अखिल निराश होकर दादाजी की तस्वीर को देखने लगा। मेरी मदद कीजिए दादाजी, अखिल ने कहा। तभी अखिल की नज़र तस्वीर के नीचे गई। उसने गौर से देखा तो वहाँ उसे एक रैक दिखाई पड़ी। उसने उस रैक को खोला तो उसमें लहसुन की एक माला, एक चांदी का खंजर और एक किताब रखी हुई थी। किताब पर बहुत धूल जमी थी। अखिल ने किताब को साफ किया और उस किताब का नाम पढ़ने लगा, खून पीने वाला पिशाच। अखिल ने वो सारा सामान अपने कोट की पॉकेट में भरा और वहाँ से वापस अपने कमरे में पहुँच गया। अखिल ने अपने कोट से सारा सामान निकालकर अपने बिस्तर के कोने में रख दिया। 11 बजने में बस कुछ समय बाकी था। अखिल ने उस किताब का एक पन्ना ऐसे ही खोल लिया। अखिल ने उस किताब में एक तस्वीर को देखा और उस तस्वीर को देखकर अखिल की आंखें फैल गई। उस किताब में एक तस्वीर बनी हुई थी जो बिल्कुल अखिल की गर्दन पर बने हुए निशान जैसी थी। अखिल ने नीचे पढ़ना शुरू किया, वैम्पायर यानी कि खून पीने वाला पिशाच हमेशा ठंडी जगहों पर रहते हैं और इंसानों का खून उनका सबसे प्रिय पेय पदार्थ होता है। वो हमेशा ही इंसानों के गर्म खून के प्यासे रहे हैं। अगर किसी भी इंसान की गर्दन पर ऐसे निशान बने हो तो समझ लो कि पिशाच ने उनका खून पीना शुरू कर दिया है। ये सब पढ़कर अखिल के हाथ कांपने लग गए थे। उसने आगे का पन्ना खोला। पिशाच से बचने का उपाय, लहसुन जिससे वो दूर ही रहना पसंद करते हैं, और चांदी के खंजर को दिल के ठीक ऊपर मारने से पिशाच का अंत हो जाता है। 11 बजने ही वाले थे। अखिल ने वो किताब बंद की और बिस्तर पर लेट गया। वो मदहोश कर देने वाली सुगंध धीरे धीरे आने लगी थी। अखिल थोड़ी देर में गहरी नींद में सो गया। आधी रात को कोई अखिल के कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर घुसा। उसके लंबे नाखून और दांत थे। वो धीरे धीरे अखिल के पास पहुंचा। तभी उसकी नज़र अखिल के बिस्तर पर पड़ी। लहसुन की माला और चांदी के खंजर पर पड़ी। वो एक भयानक चीख के साथ वहां से भाग गया। सुबह अखिल की आंखें खुली। आज उसे गर्दन पर इतना दर्द नहीं महसूस हो रहा था। अखिल बिस्तर से उठकर शीशे के सामने आया और अपनी गर्दन को देखने लगा। आज गर्दन पर वो निशान भी हल्के थे। इसका मतलब कि वो मच्छर की बात झूठी थी। मेरे ये निशान उस पिशाच के खून पीने से बने हैं। ये सोचकर अखिल बहुत बेचैन हो गया। अखिल वापस अपने बिस्तर पर आया और उसने वो सारा सामान अपने कोट में रखा और कमरे के बाहर आ गया। बाहर आकर उसने देखा तो आज नाश्ते के लिए कोई नहीं बैठा था। उसने सबको आवाज़ दी, लेकिन पूरे उस घर में कोई नहीं था। अजीब बात है, यहाँ के सब लोग कहाँ गए? अखिल ने सोचा। अखिल घर से बाहर आया। सब तरफ घना कोहरा छाया हुआ था। वो कॉलेज यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। ये सोचकर अखिल वहाँ से पैदल ही निकल गया। अखिल बर्फ में ऐसे ही चलता जा रहा था। तभी उसे कोई सामने से आता हुआ महसूस हुआ। अखिल ने अपने कोट के अंदर खंजर को कसकर पकड़ लिया था। जब वो पास आया तो अखिल ने देखा कि वो सिमरन थी। सिमरन ने अखिल को देखा तो वो वापस मुड़कर जाने लगी। रुक जाओ सिमरन,
अखिल ने सिमरन का हाथ पकड़ लिया। छोड़ो मेरा हाथ। सिमरन ने अपना हाथ छुड़वाना चाहा। मुझे तुमसे बस कुछ सवालों के जवाब चाहिए, उसके बाद तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूँगा, अखिल ने कहा। तो सिमरन ने धीरे से अपनी गर्दन हिलाई। अखिल और सिमरन एक बेंच के पास पहुंचे। बैठो, अखिल ने सिमरन से कहा। अखिल ने बेंच पर हाथ रखा तो अखिल का हाथ बेंच के नोकदार कोने पर गया और अखिल के हाथ पर हल्का सा कट लग गया। अखिल दर्द से कहराया। उसके हाथों से खून टपाटप जमीन पर गिरने लगा। तुम्हारा हाथ तो कट गया है, सिमरन ने कहा। अखिल ने देखा तो सिमरन अखिल के खून को प्यासी नजरों से देख रही थी। लाओ मुझे अपना हाथ दिखाओ, सिमरन ने कहा। पीछे हट जाओ, अखिल ने कहा। सिमरन की आंखें खून को देखकर लाल होने लगी थी और उसके लंबे दांत और नाखून भी चमकने लगे। अखिल, मुझे बस अपना थोड़ा सा खून पीने दो, ये कहकर सिमरन अखिल की तरफ झपटी। लेकिन तभी अखिल ने वो लहसुन की माला निकालकर सिमरन के सामने कर दी। उस माला को देखकर सिमरन तेजी से पीछे हट गई और उसने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। अखिल, इसे मेरे सामने से हटाओ प्लीज, सिमरन घबराते हुए बोली। अभी नहीं, अखिल ने कहा और अपने हाथ को रुमाल से बांधने लगा। हाथ को अच्छे से बांधने के बाद अखिल ने वो लहसुन की माला अपने कोट में रख ली। मैंने माला अंदर रख ली है, अब तुम अपने चेहरे से हाथ हटा सकती हो, अखिल ने सिमरन को देखते हुए कहा। सिमरन ने हाथ हटाकर उसे देखा। तो तुम एक पिशाच हो, अखिल ने पूछा। हाँ, सिमरन ने जवाब दिया। तुम शुरू से ही मुझे कुछ बताना चाहती थी, क्या था वो, अखिल ने पूछा। इसके पीछे एक लंबी कहानी है, सिमरन ने जवाब दिया। मैं वो कहानी सुनना चाहता हूँ, अखिल ने कहा। सिमरन ने एक लंबी सांस ली और बताना शुरू कर दिया। मैं भी कभी तुम्हारी ही तरह उस दुनिया में रहती थी। मेरा भी एक परिवार था। बचपन से ही मुझे जासूस बनने का बहुत शौक था। अजीब तरह के रहस्य मुझे रोमांचित कर देते थे। तभी मुझे कहीं से आपके दादाजी की हवेली के बारे में पता चला कि वहाँ कुछ अजीब रहस्य छुपे हुए हैं। तो ये सुनकर मैंने उस हवेली पर नज़र रखनी शुरू कर दी। शुरू में मैंने वहाँ किराएदार बनकर रहने की कोशिश की, लेकिन आपके दादाजी ने मुझे मना कर दिया। फिर मैंने उस हवेली में छिपकर जाना शुरू कर दिया। जितना मैं वहाँ जाती रहती उतना ही मुझे वो हवेली रहस्यमयी लगती रही। कुछ ही दिनों में मैंने वहाँ के बारे में बहुत सारी जानकारी निकाल ली और फिर एक रात पूर्णिमा थी तो मैं पहले ही आपके दादाजी के कमरे में छुपकर बैठ गई थी। क्या तुम जानते हो कि हर पूर्णिमा और अमावस की रात वहाँ क्या होता था, सिमरन ने अखिल से पूछा। नहीं, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, अखिल ने जवाब दिया। वो तस्वीर एक माध्यम है जिसके जरिए कुछ दुनियाएं आपस में जुड़ती है। ऐसा सिर्फ पूर्णिमा और अमावस की रात को ही होता है। तुम्हारे दादाजी पिशाचों को अपनी दुनिया में आने से रोकते थे, लेकिन उस रात वो थोड़ी देर के लिए सो गए थे और मैं चुपके से उस तस्वीर के दरवाजे से यहाँ आ गई और मेरा सामना काल पिशाच से हो गया, सिमरन ने कहा। काल पिशाच ये कौन है, अखिल ने पूछा। वही पिशाच जिनसे तुम्हारा भी सामना हो चुका है। पिशाचों में सबसे खतरनाक प्रजाति इन्हीं की होती है। अक्सर ये जंगलों में ही रहते हैं, सिमरन ने कहा। एक बात बताओ, उस तस्वीर का दरवाजा तो उस घर में खुलता है जिस घर में मैं इस समय रह रहा हूँ, और तुम्हारा सामना जंगल में रहने वाले इस काल पिशाच से कैसे हो गया, अखिल ने सिमरन को गौर से देखते हुए पूछा। ये तस्वीर तुम्हें वहाँ ले जाती है जिस चीज़ को आप तलाशना चाहते हो, सिमरन ने कहा। और जो लोग मेरा परिवार है वो सब तुमसे इतना क्यों चिढ़ते हैं, अखिल ने पूछा। क्योंकि मैं अभी भी खोज रही हूँ वो सभी रहस्य जो अभी मैं खोजना चाहती थी। आपके परिवार वाले कभी नहीं चाहते कि मैं इन सब चीज़ों में पड़ूं। वो सब मुझे एक खतरा मानते हैं, सिमरन ने कहा। ऐसा है तो उन्होंने कभी भी तुम्हें ख़त्म करने की कोशिश क्यों नहीं की, अखिल ने अगला सवाल किया। क्योंकि यहाँ पर उनका नहीं ड्रैकुला का राज चलता है, सिमरन ने कहा। तो अखिल चौंक गया। ड्रैकुला, वो भी यहाँ पर? ऐसा लगता है कि ये सब एक कल्पना ही हो, अखिल ने सोचकर कहा। ये एक कल्पना नहीं, हकीकत है, सिमरन ने कहा। मुझे ड्रैकुला तक पहुँचना होगा, अखिल ने कहा। क्या तुम समझते हो कि ये सब इतना आसान है, सिमरन ने गुस्से से कहा। मैं ये सब नहीं जानता, बस मुझे वहाँ तक हर हाल में पहुँचना होगा और इसमें तुम मेरा साथ दोगी, अखिल ने सिमरन की तरफ देखते हुए कहा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
मैं उस ड्रैकुला के पास हरगिज नहीं जाऊंगी, सिमरन ने कहा। तुम्हें मेरे साथ जाना ही पड़ेगा, अखिल ने लहसुन की माला उछालते हुए कहा। सिमरन ने अखिल को गुस्से से देखा। तुम्हारी कोई भी बात यहाँ काम नहीं आएगी। तो बताओ हम लोग उस ड्रैकुला तक कैसे पहुँचेंगे? अखिल ने सिमरन की तरफ देखते हुए पूछा। वो इस दुनिया में नहीं रहता, सिमरन ने लंबी सांस लेकर कहा। तो कहाँ रहता है? अखिल ने पूछा। मैंने कहा था ना कि वो तस्वीर कुछ दुनियाओं को आपस में जोड़ती है, तो उनमें से एक दुनिया ड्रैकुला की दुनिया भी है, सिमरन ने कहा। लेकिन उसके लिए तो हमें वापस उसी दुनिया में लौटना होगा जहाँ से मैंने शुरुआत की थी, अखिल ने कुछ सोचकर कहा। हाँ बिल्कुल, और इसके लिए तुम्हें वैसी ही तस्वीर यहाँ भी तलाशनी होगी, सिमरन ने कहा। क्या? दादाजी के कमरे में रखी हुई तस्वीर जैसे एक तस्वीर यहाँ भी है? अखिल ने चौंक कर पूछा। हाँ, सिमरन ने कहा। कहाँ है वो तस्वीर? अखिल ने पूछा। मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि उस तस्वीर को तुम्हारे ही घर में होना चाहिए, सिमरन ने कहा। ठीक है, मैं देखता हूँ, अखिल ने कहा और वहाँ से उठकर जाने लगा कि तभी वो रुका। अगर तुमने मुझसे कोई चालाकी करने की कोशिश करी तो तुम जानती ही हो कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, अखिल ने वापस आकर सिमरन की तरफ देखते हुए कहा। मुझे चालाकी करके क्या मिलेगा? मैं खुद इस जिंदगी से तंग आ गई हूँ, सिमरन ने अखिल की तरफ देखते हुए निराश होकर कहा। अखिल वहाँ से घर आ गया। घर पर अभी भी कोई नहीं था। वो अपने कमरे में आ गया। वो तस्वीर कहाँ हो सकती है? अखिल ने सोचते हुए कहा। वो तस्वीर जरूर नीचे दादाजी के कमरे में होगी, अखिल ने सोचा और वहाँ से उठकर उस तहखाने तक पहुँच गया। लेकिन उसका दरवाज़ा बंद था। अखिल ने बहुत कोशिश की लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खुला। आज मैं रुक नहीं सकता, अखिल ने मन ही मन कहा और ऊपर से कुदाल उठा लाया और उस दरवाजे पर मारने लगा। थोड़ी ही देर में उस दरवाजे का कुंडा टूट गया। अखिल सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा लेकिन उसका ध्यान ऊपर की तरफ नहीं गया। एक पिशाच छत से चिपका हुआ उसे देख रहा था। अखिल ने दरवाज़ा खोला और दादाजी के कमरे की तलाशी लेने लगा लेकिन उसे वहाँ कुछ नहीं मिला। अखिल को झुंझलाहट होने लगी। वो कमरे से बाहर आया था कि उसके सामने वो पिशाच खड़ा था। पिशाच को देखकर अखिल घबरा गया। उसने तेजी से अपने कोट से लहसुन की माला निकालने लगा। इतने में उस पिशाच ने अखिल के चेहरे पर हाथ मारा। अखिल गिर गया और उसके कोट का सारा सामान पर्स पर बिखर गया। वो पिशाच धीरे धीरे अखिल की ओर बढ़ने लगा। अखिल पीछे हटने लगा। अचानक वो पिशाच अखिल पर झपटा लेकिन अखिल एक तरफ पलट गया और उस पिशाच का वार खाली गया। पिशाच आगे जाकर फिर से हमला करने के लिए तैयार हो गया। तभी अखिल की नज़र उस खंजर पर पड़ी। अखिल धीरे धीरे उस खंजर की तरफ खिसकने लगा। उस पिशाच ने अपने पंख फैला लिए थे। वो पिशाच उड़कर ऊपर गया और वहां से तेजी से उड़कर वापस अखिल की तरफ आने लगा। अखिल ने वो खंजर उठा लिया था। जैसे ही पिशाच पास आया तो अखिल ने वो खंजर उस पिशाच के सीने में गाड़ दिया। उस पिशाच ने एक भयंकर आवाज़ की और तेजी से वहां से उड़कर चला गया। अखिल वहीं बैठकर हाँफने लगा था। तभी उसका खंजर नीचे आ गिरा। अखिल ने वो खंजर उठाया। उस पर नीला खून लगा हुआ था और अखिल के देखते ही देखते वो सूख गया। अखिल वापस अपने कमरे में आ गया। समझ नहीं आता कि वो तस्वीर कहाँ हो सकती है। अखिल बैठे हुए सोचता रहा। अखिल रॉकिंग चेयर पर बैठा हुआ उस बड़े से शीशे में खुद को देख रहा था। फिर वो अचानक आकर शीशे को गौर से देखने लगा। काफी पुराना शीशा लगता है, अखिल ने कहा। वो शीशा एक तरफ से हल्का सा उतरा हुआ दिख रहा था। अखिल ने शीशे की वो परत उतारनी शुरू कर दी। पूरी परत उतरने के बाद वही दरवाजे वाली तस्वीर उसके सामने आ गई। अखिल ने उस पर हाथ फेर कर देखा तो वो तस्वीर बिल्कुल सपाट थी। बस अब कल का इंतजार है। अखिल उस तस्वीर को देखने लगा। वो मदहोश सुगंध फिर से आनी शुरू हो गई थी। अखिल फिर गहरी नींद में सो गया। रात को फिर से कोई उसके कमरे में आया लेकिन उस तस्वीर को देखते ही वापस हो गया। सुबह अखिल की आंख खुली। वो उठकर बाहर आया तो सभी नाश्ते की टेबल पर बैठे हुए थे। उन लोगों ने अखिल को देखा और फिर चुपचाप खाने बैठ गए। अखिल भी बैठ गया। अखिल के बैठते ही उसके पापा उठ गए। मुझे अभी जाना होगा, उन्होंने कहा और फिर वहाँ से उठकर चले गए। मुझे भी कुछ काम है। उसकी मम्मी भी उठ गई। मैं भी कॉलेज जा रही हूँ, मिताली ने कहा। रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, अखिल ने मिताली से कहा। मिताली ने कोई जवाब नहीं दिया।
दोनों गाड़ी से कॉलेज जा रहे थे। अखिल के दिमाग में अभी भी तूफान सा चल रहा था। भैया आप कॉलेज मत जाइए, मिताली ने अखिल की तरफ देखते हुए कहा। क्यों, ऐसा क्यों कह रही हो? अखिल ने मिताली की तरफ चौंक कर देखते हुए कहा। सभी को पता चल गया है कि आप सब कुछ जान गए हो, अब आपकी जान को खतरा है, मिताली ने घबराते हुए कहा। तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों है? अखिल ने मिताली को गौर से देखते हुए पूछा। मैं भी एक पिशाच हूँ, लेकिन फिर भी आप मेरे भैया हैं, मैं नहीं चाहती कि आपको कुछ हो। मिताली के ये कहते हुए आंखों में आंसू आ गए थे। मैं अब इन सब चीजों से नहीं डर सकता, अब जो भी होगा देखा जाएगा, अखिल ने कठोर बनते हुए कहा। दोनों कॉलेज पहुंचे। कॉलेज एकदम सुनसान सा था। अखिल ने मिताली को देखा और कॉलेज की तरफ बढ़ने लगा। भैया अब भी रुक जाइए, मिताली ने रोकना चाहा कि तभी मिताली हवा में लहरा गई। अखिल ने पास आना चाहा तो मिताली ने अपनी गर्दन हिलाकर मना कर दिया। यहाँ से भाग जाइए, मिताली ने कहा और फिर तेज गति से मुंह के बल नीचे आ गिरी। ये सब देखकर अखिल ने मिताली के पास आने की कोशिश करी कि तभी उस कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स उसके सामने घेरा बनाकर खड़े हो गए। वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगे। अखिल ने अपना खंजर बाहर निकाल लिया था कि तभी एक स्टूडेंट उस पर झपटा तो अखिल ने उसके ऊपर खंजर से वार किया। वो बिलबिलाता हुआ पीछे हट गया। अखिल ने दूसरे स्टूडेंट पर वार किया, लेकिन बस थोड़ी सी चोट का निशान लगने के अलावा उनके और कोई असर नहीं हो रहा था। ये मर क्यों नहीं रहे हैं, अखिल ने सोचा। बहुत हो गया अखिल, अब ये सब बंद कर दो। अखिल ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पापा खड़े थे। अब ये लुक्का छुपी का खेल खेलना बंद करो, उन्होंने हाथ का इशारा किया तो अखिल के हाथों से वो खंजर दूर जा गिरा। धीरे धीरे उसके पापा पिशाच में बदलने लगे। उनके कमर में 2 पंख निकलने लगे। अखिल ने बाकी स्टूडेंट्स को देखा तो वो भी पिशाच में बदलने लगे। वो पिशाच फिर से उसकी तरफ बढ़ने लगे। अखिल ने ये सब देखकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसे अपनी मौत करीबी दिखने लगी थी कि तभी एक गाड़ी हॉर्न बजती हुई तेजी से वहां आ गई। सब पिशाच एक पल के लिए पीछे हट गए। अखिल जल्दी गाड़ी में बैठो, सिमरन ने गाड़ी से झांकते हुए कहा। अखिल को एकदम से होश आया। उसने तेजी से अपना खंजर उठाया और गाड़ी में बैठ गया। अखिल के गाड़ी में बैठते ही सिमरन ने एक्सीलेटर पर पूरा पांव रख दिया और गाड़ी तेज रफ्तार से वहां से ओझल हो गई। मुझे बचाने के लिए धन्यवाद, अखिल ने कहा तो सिमरन सिर्फ मुस्कुराई। गाड़ी तेज रफ्तार से भाग रही थी। वो अभी भी हमारे पीछे है, सिमरन ने कहा। अखिल ने गाड़ी से बाहर देखा तो वो पिशाच गाड़ी के पीछे उड़ते हुए आ रहे थे। अखिल ने अपना खंजर निकाला। एक पिशाच जैसे ही गाड़ी के पास पहुंचा तो अखिल ने उस पर खंजर वार किया। वो पिशाच उड़ता हुआ पीछे हट गया। ये सब क्या हो रहा है? इस खंजर का असर पूरी तरह से क्यों नहीं हो रहा है? अखिल ने खुद से पूछा। तुम गलत तरीके से वार कर रहे हो, ये खंजर उनके दिल के ठीक ऊपर मारो, सिमरन ने कहा। तो अखिल को उस किताब में लिखी हुई बात याद आ गई। एक पिशाच धीरे धीरे गाड़ी के पास आ रहा था। गाड़ी हल्की करो, अखिल ने कहा तो सिमरन ने हल्के से ब्रेक मारे। इतने में ही अखिल गाड़ी से थोड़ा बाहर आया और उस पिशाच के दिल के ऊपर खंजर वार किया। वार बिल्कुल स्टिक बैठा। वो पिशाच तड़पने लगा और कुछ ही देर में उसमें आग लग गई। बाकी के पिशाच ये देखकर वापस उड़ गए। अखिल वापस गाड़ी में आ गया। सिमरन मुस्कुरा रही थी। तुम क्यों मुस्कुरा रही हो? अखिल ने पूछा। एक पिशाच दूसरे पिशाच को मारने में एक इंसान की मदद कर रहा है, कितना अजीब है ना ये, सिमरन ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। तुम्हारी मजबूरी है ये सब करने की, अखिल ने कहा। मजबूरी नहीं, मैं बस इस दुनिया से निकलना चाहती हूँ, सिमरन ने अखिल की तरफ देखते हुए कहा। तभी अखिल ने सामने देखा। सिमरन सामने खतरा है, गाड़ी के ब्रेक लगाओ, अखिल चिल्लाया। सिमरन ने ब्रेक मारने शुरू कर दिए तो गाड़ी बर्फीली सड़क पर फिसलने लगी। सामने गहरी खाई थी। गाड़ी फिसलती हुई खाई की तरफ जा रही थी। कुछ करो सिमरन, अखिल ने घबराते हुए कहा। सिमरन ने गाड़ी पूरी घुमा दी और वापस से ब्रेक पर पैर रख दिए। गाड़ी के ब्रेक से चिंगारियां निकलने लगी और गाड़ी खाई के पास जाकर रुक गई। अच्छी ड्राइव कर लेती हो तुम, अखिल ने हाँफते हुए सिमरन की तरफ देखकर कहा। तुम्हें उस तस्वीर का कुछ पता लगा? सिमरन ने अखिल से पूछा। हाँ, वो उस घर में मेरे ही कमरे में थी, अखिल ने कहा। हमारे पास सिर्फ 1 घंटा बचा है, ठीक 1 घंटे में वो दरवाज़ा खुल जाएगा, चलो चलते हैं वहाँ पर, सिमरन ने घड़ी देखते हुए कहा और फिर गाड़ी घुमा ली।
घर के पास जाकर सिमरन ने गाड़ी रोक दी। मुझे खतरा महसूस हो रहा है, सिमरन ने चारों तरफ देखते हुए कहा। लेकिन हमें अंदर जाना तो पड़ेगा ही, अखिल ने कहा। दोनों गाड़ी से निकलकर बाहर आ गए। रुक जाओ, अंदर खतरा है। दोनों ने मुड़कर देखा तो मिताली वहां खड़ी थी। तुम यहाँ कैसे, और तुम हमारी मदद क्यों करना चाहती हो? अखिल ने उसे शक की नज़रों से देखते हुए पूछा। क्योंकि आप मानो या ना मानो, लेकिन मैं आपको अपना भाई समझती हूँ। पहले मुझे डर लगता था, लेकिन अब मुझे डर नहीं है। मैं आपका साथ दूंगी अंत तक, मिताली ने कहा। ठीक है, तो अब तुम बताओ कि हम अंदर कैसे जाएंगे? अखिल ने पूछा। मेरे पास एक रास्ता है, मेरे पीछे आओ, मिताली ने कहा। अखिल और सिमरन दोनों मिताली के पीछे पीछे चलने लगे। तुम दोनों यहीं रुको, आगे जाकर मिताली ने कहा, और एक झाड़ी के पीछे चली गई। आ जाओ। कुछ देर बाद मिताली की आवाज़ उस झाड़ी के पीछे से आई। अखिल ने किसी भी खतरे से निपटने के लिए वो खंजर बाहर निकाल लिया था। पहले तुम जाओ, अखिल ने सिमरन से कहा। वो दोनों उस झाड़ी के पीछे आए तो देखा वहां से एक नीचे सुरंग जा रही थी। देर मत करो, जल्दी मेरे पीछे आओ, मिताली ने उस सुरंग में झांक कर कहा। वो लोग उस सुरंग में उतरने लगे। उन लोगों को इस बात की भनक नहीं थी कि उनके पीछे कोई और भी सुरंग में उतर चुका है। सुरंग में कुछ दूर चलने के बाद वो उस घर में आ गए। वो देखो, तुम्हारा कमरा, अब जल्दी यहाँ से जाओ, मिताली ने कहा। इतनी भी जल्दी क्या पड़ी है जाने की? अखिल ने देखा तो पीछे से उसके पापा आ गए थे। अखिल ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो उधर से उसकी मम्मी भी आ गई। दोनों पिशाच में बदलने लगे। आप जाओ, इन्हें मैं देखती हूँ, मिताली ने कहा, और वो भी पिशाच में बदलने लगी। अखिल ने सिमरन का हाथ पकड़ा और तेजी से अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। अखिल दरवाजे को खोलने को हुआ कि तभी मिताली का शरीर उसके सामने आकर गिरा। अखिल तुम जाओ, मैं देखती हूँ, सिमरन ने कहा। नहीं, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा, अखिल ने कहा। जिद मत करो अखिल, सिमरन ने कहा, और पिशाच में बदल गई। अखिल भागकर कमरे में घुसा। अभी वो तस्वीर ऐसे ही बनी हुई थी। धीरे धीरे उस तस्वीर में आहट होने लगी और एक ही झटके में वो दरवाजा खुल गया। अखिल भागकर उसमें घुसने को हुआ तो पीछे से एक पिशाच ने उसका पैर पकड़कर उसे दूर पटक दिया। वो तेजी से अखिल की ओर बढ़ने लगा। तभी उस पिशाच के दूसरे पिशाच ने टक्कर दी। ये सिमरन थी। वो पिशाच दूर जा गिरा। तभी दूसरे पिशाच ने सिमरन को पकड़ लिया। अखिल खंजर लेकर भागकर वहां आया, लेकिन पहले वाले पिशाच ने अखिल को वापस पीछे से घसीट लिया। सिमरन ने कोशिश करके खुद को छुड़वा लिया और इधर अखिल ने उस पिशाच की गर्दन पर खंजर वार किया। कुछ देर के लिए उस पिशाच की पकड़ ढीली पड़ी और अखिल ने सिमरन का हाथ पकड़ा और दरवाजे के अंदर गए। वो पिशाच भी उनके पीछे पीछे अंदर गए। तभी मिताली भी वहां आ गई। तुम लोग जाओ यहाँ से, बाकी मैं देखती हूँ, मिताली ने कहा। और अखिल और सिमरन अंदर दौड़ते हुए चले गए। दरवाजा खुला और सिमरन और अखिल दरवाजे से निकलकर उसी दादाजी वाले कमरे में जा गिरे और इसी के साथ वो दरवाजा तेजी से बंद हो गया और तस्वीर में बदल गया। हम वापस वहीं आ गए हैं, अखिल ने कहा। तुम यहीं रुकना, मैं बाहर देखकर आता हूँ। ये कहकर अखिल बाहर आ गया। रात का समय था। राम सिंह, अखिल ने आवाज़ दी, लेकिन राम सिंह का कहीं भी कुछ भी पता नहीं था। पता नहीं है राम सिंह कहाँ चला गया है, अखिल ने कुछ सोचते हुए कहा। बाहर सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा था। अजीब बात है, अखिल ने सोचा। सिमरन बाहर आ जाओ, अखिल ने सिमरन को आवाज़ दी। सिमरन भी वहां आ गई। क्या हुआ, सिमरन ने आकर पूछा। मुझे लगता है कि मेरे बाद यहाँ जरूर कुछ हुआ है। देखो सारा सामान बिखरा पड़ा है। हमारे पुराने नौकर का भी कुछ पता नहीं चल रहा है, अखिल ने सिर पर हाथ रखते हुए कहा। अखिल की बात सुनकर सिमरन भागकर दादाजी के कमरे में गई और तस्वीर के पास कुछ देखने लगी। क्या हुआ, तुम ऐसे क्या देख रही हो, अखिल ने पास आकर पूछा। अखिल, मुझे लगता है कि जिस दिन तुम इस दुनिया में गए थे उस दिन उस दुनिया से भी कोई पिशाच इस दुनिया में आ गया था, सिमरन ने कहा। तो अखिल के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गई। यहाँ के आसपास कुल कितने घर हैं, सिमरन ने पूछा। यहाँ आसपास कोई नहीं रहता, अखिल ने कहा। फिर उसने कुछ सोचकर अखबार पलटना शुरू कर दिए। आखिर उस अखबार में वो खबर मिल ही गई जिसे वो ढूंढ रहा था। अज्ञात जानवर के आक्रमण से 4 लोगों की मौत। देखो,
अखिल ने सिमरन को दिखाते हुए कहा। यहाँ दूर दूर तक कोई ऐसा जंगली जानवर नहीं है जो कि इंसानों पर आक्रमण करे, होना हो। ये वही पिशाच है, अखिल ने कहा। चलो तो हमें उसे तलाशना चाहिए, अखिल ने कहा। मैं अब बाहर नहीं जा पाऊंगी, सिमरन ने कहा। तो अखिल ने उसे सवालिया नज़रों से देखा। सुबह होने वाली है, हम पिशाच दिन में कहीं नहीं जा सकते, सिमरन ने कहा। ठीक है, तुम यहीं रहो, मैं जाकर देखता हूँ, अखिल ने कहा और हवेली से बाहर निकल गया। अखबार की खबर के हिसाब से वो जगह यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है। अखिल ने बाइक निकाली और वहाँ के लिए निकल गया। वहाँ पर एक छोटी सी बस्ती थी। अखिल वहाँ पर एक दुकान पर पहुँच गया और कुछ सामान लेने के बहाने उस दुकान वाले से पूछने लगा, तो इस बस्ती में पिछले 15 दिन में कोई भी नहीं आया? अखिल ने पूछा। हाँ बाबूजी, वैसे भी इस बस्ती में कौन आना चाहेगा, उस दुकानदार ने कहा। क्यों, यहाँ क्या दिक्कत है? अखिल ने पूछा। बाबूजी आप नहीं जानते, यहाँ कुछ दिनों में 4 लोगों की मौत हो गई है। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ कोई प्रेत है जो ये सब कर रहा है, दुकानदार ने धीरे से कहा। ओह अच्छा, ये बात है, अखिल ने कहा और बाइक से उस बस्ती के चक्कर लगाने लगा। तभी उसकी नज़र बस्ती के बाहर एक पुराने से मकान पर टिक गई। अखिल उस मकान के पास पहुंचा। उस मकान के सारे खिड़की दरवाजे कस के बंद हो रखे थे। अखिल ने दरवाजे पर पहुंचकर धीरे से दरवाजा खटखटाया। कौन है? अंदर से एक आवाज़ गरजी। सर, मैं सेल्समैन हूँ, हमारी कंपनी ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, अखिल ने कहा। चले जाओ यहाँ से, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अंदर से वैसे ही भारी आवाज़ आई। सर प्लीज़ एक बार देख लीजिए, अखिल ने कहा। मैंने कहा ना कि चले जाओ यहाँ से। आवाज़ इतनी तेज़ थी कि अखिल का दिल धड़क गया। उसने बाइक उठाई और वापस हवेली पर आ गया। क्या रहा? सिमरन ने अखिल से पूछा। उसका पता चल गया है, लेकिन हमें रात का इंतज़ार करना होगा, अखिल ने कहा। देर शाम का वक्त था। एक लड़की बहुत तेज़ी से सड़क पर जा रही थी। आज तो मैं बहुत ही लेट हो गई हूँ, उस लड़की ने अपनी घड़ी देखते हुए कहा। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो लड़की और तेज़ी से चलने लगी तो पीछे वाले इंसान ने भी अपनी गति तेज़ कर दी। लड़की अब सड़क पर भागने लगी थी। अचानक उसे ठोकर लगी और वो नीचे जा गिरी। वो पीछे वाला इंसान अब उसके बहुत करीब आ गया था। वो पास आकर शरारत से मुस्कुराने लगा। कोई मेरी मदद करो, लड़की चिल्लाई। यहाँ कोई तेरी मदद के लिए नहीं आएगा, उस आदमी ने कहा और आगे बढ़ने लगा कि तभी उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का पड़ा और वो दर्द से कहराता हुआ थोड़ा पीछे हट गया। जिसने उसके मुक्का मारा था वो अखिल था। तुम ठीक तो हो? उसने उस लड़की से पूछा। तो लड़की ने हाँ में सिर हिलाया। मैं इस लड़की को छोड़कर आता हूँ, तुम्हारे खाने का इंतज़ाम हो गया है। वैसे भी ऐसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं है, उसने सिमरन के पास आकर कहा और वहाँ से चला गया। अखिल के जाने के बाद सिमरन ने अपना पिशाच रूप धारण कर लिया था और वो उस आदमी पर झपट पड़ी और उसका खून पीने लगी। कुछ देर बाद वो दोनों उसी मकान के पास खड़े थे। तुम तैयार हो? उसने सिमरन से पूछा। हाँ मैं तैयार हूँ, सिमरन ने कहा। कुछ देर बाद उस मकान का दरवाज़ा खुला और उसमें से एक भारी भरकम आदमी निकला। ये वही है, इसकी आंखों में साफ पता चल रहा है, सिमरन ने कहा। तुम इसका ध्यान भटकाओ, अखिल ने खंजर को कसकर पकड़ते हुए कहा। एक्सक्यूज़ मी, यहाँ कोई मैकेनिक होगा क्या? एक्चुअली मेरी गाड़ी खराब हो गई है, सिमरन ने उस भीम का ही आदमी से पूछा। वो सिमरन के पास आया और उसे गौर से देखने लगा। इतने में अखिल पीछे से खंजर लेकर उस पर झपटा तो उसने एक हाथ से अखिल के गले को थाम लिया। मुझे पता है कि तुम दोनों कौन हो, उस आदमी ने कहा। सिमरन ने पिशाच में बदलना शुरू कर दिया। उस आदमी ने अखिल को दूर फेंक मारा। सिमरन उस पर झपटी तो वो आदमी भी पिशाच बनकर सिमरन पर झपट पड़ा। उसमें बहुत ज़्यादा ताकत थी। हमें इसे बस्ती से दूर ले जाना होगा, अखिल ने चिल्लाते हुए कहा। तो सिमरन ने जंगल की तरफ उड़ान भरनी शुरू कर दी। वो आदमी भी उसके पीछे उड़कर जाने लगा। सिमरन बहुत तेज़ी से उड़कर जा रही थी, फिर भी उस आदमी ने उसे पकड़ लिया और दूर फेंक मारा। सिमरन के पंख एक पेड़ की टहनियों में फंस गए थे। उसने अपने पंख समेटकर दोबारा से साधारण लड़की बन गई और पेड़ से फिसलते हुए नीचे जा गिरी। वो आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा कि तभी अखिल वहाँ आया और उसने एक ही पल में वो खंजर उसके सीने में उतार दिया।
उस आदमी ने एक हिचकी ली और उसमें तुरंत आग लग गई। अखिल हाँफते हुए वहीं बैठ गया। तुम ठीक तो हो? उसने सिमरन से पूछा। हाँ, सिमरन ने कहा और अखिल के करीब आकर बैठ गई और उसके कंधे पर अपना सिर रख दिया। हमें जल्द से जल्द वो ड्रैकुला को मारकर ये सब खत्म करना होगा, अखिल ने कहा। हमें एक बार फिर से तुम्हारे दादाजी का कमरा अच्छे से देखना होगा, सिमरन ने कहा। ठीक है, तो हमें हवेली चलना चाहिए, अखिल ने उठते हुए कहा। फिर दोनों हवेली की तरफ बढ़ चले। अखिल और सिमरन दिन भर उस दादाजी वाले कमरे की छानबीन करते रहे, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लग पा रहा था। तुमने कहा था कि ड्रैकुला इस दुनिया में रहता है, वो दुनिया इसी दरवाजे से खुलेगी, लेकिन अभी तक हमें कुछ भी ऐसा नहीं मिल पाया है कि जिससे इस दुनिया में जा पाएं। 15 दिन भी पूरे होने वाले हैं। ठीक 15 दिन बाद दरवाज़ा खुलना है और अगर हमने कोई भी गलती की तो हम फिर से उसी दुनिया में चले जाएंगे, अखिल ने परेशान होकर कहा। मुझे जितना कुछ पता था वो मैंने तुम्हें सब बता दिया। एक बात तो पक्की है कि उस ड्रैकुला की दुनिया में जाने का रास्ता इसी तस्वीर से होकर जाएगा, सिमरन ने कहा। लेकिन हम जाएं कैसे? कुछ तो रास्ता होगा। ये कहकर अखिल उस दीवार पर लगे नक्शे को देखने लगा जिसमें जगह जगह मार्क लगे हुए थे। अखिल ने कुछ सोचकर वो नक्शा उतार लिया और फिर चिट्ठी को उठा लिया जिसमें वो नक्शा बना हुआ था। ये दोनों ही नक्शे में कुछ तो खास बात है, लेकिन वो क्या हो सकती है? अखिल उसे देखते हुए अपने दिमाग पर जोर डालने लगा। एक बात और है जो मैं तुम्हें बताना भूल गई, सिमरन ने कहा। क्या बात? अखिल ने पूछा। तुम्हारे दादाजी हर बुधवार को लाइब्रेरी जाते थे, वो भी बस कुछ समय के लिए। मुझे नहीं लगता कि वो वहाँ कुछ पढ़ने जाते होंगे, सिमरन ने कहा। ठीक है, तो मैं इस लाइब्रेरी जा रहा हूँ। तुम इतने इस नक्शे को देखो, अगर कोई सुराग मिलता है तो, अखिल ने कहा और लाइब्रेरी के लिए निकल गया। अखिल लाइब्रेरी पहुँचा। सर, मेरे दादाजी अक्सर यहाँ आया करते थे। मैं जानना चाहता हूँ कि वो यहाँ कौन सी किताब पढ़ा करते थे, अखिल ने लाइब्रेरियन से पूछा। हाँ, आया करते थे, लेकिन वो बस एक ही किताब पढ़ा करते थे, वो भी बस कुछ समय के लिए। क्या मैं वो किताब देख सकता हूँ, अखिल ने पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी उन्होंने किसी को भी उस किताब को देने से मना नहीं किया था, लेकिन तुम उनके पोते हो और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो अब कोई बात नहीं रही है। तुम यहीं रुको, मैं वो किताब लेकर आता हूँ। ये कहकर लाइब्रेरियन वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद लाइब्रेरियन ने एक बड़ी सी किताब लाकर अखिल को थमा दी। अखिल एक जगह बैठकर उस किताब को पढ़ने लगा। वो किताब एक अलग ही भाषा में लिखी हुई थी। ये भाषा तो बहुत अजीब है, दादाजी पक्का इसे पढ़ने के लिए तो नहीं लेते होंगे, यह सोचकर अखिल उस किताब को अच्छे से देखने लगे। तभी उसकी नज़र किताब के कवर पर गई। उसमें कुछ था। उसने कवर को थोड़ा सा हटाया तो उसमें कोई तस्वीर सी छुपी हुई थी। अखिल ने उसे निकाल लिया और देखने लगा। उसमें बहुत सारी टेढ़ी मेढ़ी लकीरें खींची हुई थी। समझ नहीं आता कि ये क्या है और दादाजी ने इसे इतना छुपा कर क्यों रखा था। अखिल की कुछ भी समझ नहीं आया। वो उसे लेकर हवेली पर वापस आ गया। देखो, मुझे वहाँ से ये मिला है, अखिल ने सिमरन को देते हुए कहा। ये तो कोई तस्वीर सी मालूम पड़ती है, सिमरन ने देखते हुए कहा। हाँ, लगता तो मुझे भी ऐसे ही है, लेकिन इसका क्या मतलब हो सकता है, अखिल सोचने लगा। समय बहुत कम बचा है, शाम को वो तस्वीर का दरवाज़ा फिर से खुल जाएगा, सिमरन ने कहा। तो अखिल तेज़ी से दिमाग चलाने लगा। फिर वो उस तस्वीर को टेबल लैंप की रोशनी में ले गया। सिमरन, ज़रा मुझे वो नक्शे दो, अखिल ने कहा। अखिल ने वो नक्शे उस तस्वीर पर रखे तो उसे सब समझ में आ गया। मुझे पता चल गया है कि हम उस दुनिया में कैसे जाएंगे, अखिल ने कहा। मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा, सिमरन ने कहा। रुको, मैं समझाता हूँ। ये कहकर अखिल ने उस तस्वीर को घुमाया तो सब साफ दिखने लगा था। ये देखो, ये हो गई वो दरवाजे वाली तस्वीर। ये है एक पिशाच और ये है एक इंसान। इसका मतलब साफ है कि एक पिशाच और एक इंसान दोनों के हाथों से ही वो दरवाज़ा खुल सकता है। अब हमें तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ये कहकर अखिल ने सामान रखना शुरू कर दिया। ठीक 11 बजे अखिल और सिमरन उस दरवाजे के सामने आ गए और उस दरवाजे पर एक साथ हाथ रख दिया। हाथ रखते के साथ ही वो दरवाज़ा झटके के साथ खुल गया। चलो, अब ड्रैकुला को ख़त्म करने का वक्त आ गया है, यह कहकर अखिल उस दरवाजे में चला गया
और उसके पीछे सिमरन भी आ गई। वो जगह पूरी बर्फीली थी और बर्फ भी बहुत ज़्यादा गिर रही थी। सावधान रहना, अखिल ने कहा और उसने अपना खंजर निकाल लिया था। थोड़ी दूर चलने पर ही सामने वो ड्रैकुला का महल दिखने लगा था। देखो, वो रहा उसका महल, सिमरन ने कहा। वो महल एक 15 मंजिल इमारत जितना ऊंचा था। दोनों उसके दरवाजे पर पहुंचे और दरवाज़ा एक झटके में ही खुल गया। अजीब बात है कि कोई भी हमें रोकने के लिए नहीं आया, अखिल ने सिमरन से कहा। स्वागत है तुम्हारा मेरे आशियाने में। अखिल ने देखा तो उसके सामने ड्रैकुला मुस्कुराते हुए खड़ा था। बिल्कुल सफ़ेद जिस्म, लाल आंखें और लाली होठ। सिमरन उसे देखकर छुप गई। अखिल ने तेजी से वो खंजर उस ड्रैकुला के सीने में उतार दिया। ड्रैकुला ने एक चीख मारी और फिर से हंसने लगा। ये सब चांदी के खंजर यहाँ नहीं चलने वाले, ड्रैकुला ने कहा। उधर मौका देखकर सिमरन ड्रैकुला पर झपटी, लेकिन ड्रैकुला ने उसे गर्दन से पकड़कर गिरा दिया। उसने बस एक झटका सा लिया और शांत हो गई। सिमरन, अखिल चिल्लाया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, अखिल ने गुस्से में ड्रैकुला से कहा और ड्रैकुला पर झपटने लगा कि तभी ड्रैकुला ने उसे दूर पटक दिया। मुझे मारकर तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। वैसे भी तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि तुम मुझे ख़त्म कर सको, ड्रैकुला ने मुस्कुराते हुए कहा। अखिल फिर से अपनी पूरी ताकत लगाकर उठा तो ड्रैकुला ने उसके सिर पर हाथ रख दिया, जिससे उसमें कुछ भी करने की क्षमता खत्म हो गई। वो एक तरह से जम सा गया। अब मैं तुम्हें सारी कहानी सुनाता हूँ। तुम्हारे दादाजी और मैं दोनों ही कभी भाई थे और दोनों को ही शुरू से कुछ विशेष शक्तियाँ हासिल करने का जुनून सवार था। लेकिन शक्तियाँ हासिल करने के लिए हम दोनों ने अलग अलग रास्तों का चुनाव किया। मैंने एक शैतान की पनाह ली और तुम्हारे दादाजी ने कुछ सिद्धियाँ प्राप्त लोगों की शरण ली। शक्तियाँ मुझे मिली तो ज़रूर, लेकिन इसके साथ ही मैं ड्रैकुला बन गया। मैंने ये दुनिया बसाई जिसमें मैं खुद रहने लगा और रहने लगे मेरे अपने लोग, जिन्हें मैंने खुद पिशाच बनाया था। मेरा सपना था कि मैं तुम्हारी दुनिया में भी अपना अधिकार जमाऊं, लेकिन उससे पहले ही तुम्हारे दादाजी को इस बात का पता चल गया और उन्होंने अपनी शक्तियों से मेरी दुनिया को 2 हिस्से में बांट दिया और अपनी दुनिया में आने का रास्ता उस तस्वीर से बंद कर दिया। लेकिन उनकी भी शक्तियाँ सीमित ही थी, इसलिए हर पूर्णिमा और अमावस को उस तस्वीर में एक दरवाज़ा बन जाता था जिससे मेरी दुनिया में जाया आया जा सकता था। लेकिन मेरे भाई यानी कि तुम्हारे दादाजी हमेशा उन दोनों दिन खुद सारी रात जागकर उस दरवाजे पर पहरा देते थे। लेकिन तब भी मैं तुम्हारी दुनिया में नहीं आ सकता था, क्योंकि मेरा भी तुम्हारी दुनिया में आने का रास्ता तभी खुल सकता था जब वो चाबी से वो तस्वीर का दरवाज़ा खुलता। कौन सी चाबी? अखिल ने चौंकते हुए पूछा। चाबी? जरा सोचो कि तुम्हारे दादाजी ने तुम्हें बचपन में ही बाहर क्यों भेज दिया था, और क्यों नहीं वो तुम्हें अपने कमरे में आने देते थे। कभी सोचा है कि तुम्हारे हाथ में जो ये निशान बना हुआ है वो क्या है? ड्रैकुला ने पूछा। नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, अखिल ने कहा। तुम इसलिए नहीं जानते क्योंकि तुम ही वो चाबी हो जिससे कि तीनों दुनिया आपस में मिल सकती थी, ड्रैकुला ने कहा। तो अखिल चौंक पड़ा। हाँ, अब तीनों दुनिया एक ही हो गई है। अब तुम्हारी दुनिया पर भी हमारा ही हक होगा, ड्रैकुला ने मुस्कुराते हुए कहा। आओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। ड्रैकुला अखिल का हाथ पकड़कर अपने महल के पीछे के हिस्से में ले गया। ये देखो, ड्रैकुला ने कहा। तो अखिल की आंखें फटी रह गई। वहाँ पिशाचों की पूरी एक सिनेमा तैयार थी। देख रहे हो इन्हें? ये सब उसी दिन का इंतज़ार कर रहे थे जिस दिन ये तीनों दुनिया आपस में मिलनी थी, ड्रैकुला ने कहा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, अखिल ने कहा। तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। वैसे भी अब तुम भी हम में से एक बनने वाले हो, ड्रैकुला ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? अखिल ने उसे गौर से देखते हुए कहा। मतलब तुम्हें अभी पता चल जाएगा, ड्रैकुला ने घड़ी की तरफ देखते हुए कहा। घड़ी की सुइयां बस 12 बजाने ही वाली थी। जैसे ही घड़ी में 12 बजे कि तभी अखिल के जिस्म में चींटियां सी दौड़ने लगी। ये मुझे क्या होता जा रहा है? अखिल ने अपने सिर के बालों को झंझोड़ते हुए कहा। अजीब सी बेचैनी उसे होने लगी थी। याद करो वो 30 दिन पहले की घटना, जब तुम्हारी गर्दन पर वो निशान बन गए थे। तुम्हारा सिर्फ खून ही नहीं पिया गया था, बल्कि तुम्हें हमारे जैसा भी बनाया गया था, ड्रैकुला ने कहा। अखिल खुद से जूझ रहा था। आखिरकार वो नीचे गिर पड़ा और हाँफने लगा।
उसे इस हाल में देखकर ड्रैकुला ने ताली बजाई तो एक पिशाच एक इंसान को लेकर वहां आ गया। वो इंसान राम सिंह था। उठो अखिल, अब तुम भी हम जैसे ही हो। एक पिशाच ड्रैकुला ने अखिल को उठाते हुए कहा। आओ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो, ड्रैकुला ने राम सिंह की तरफ इशारा करते हुए कहा। अखिल की आंखें लाल हो रही थी। उसने खुद पर काबू करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो राम सिंह के जिस्म में दौड़ता हुआ ताज़ा खून महसूस कर रहा था। अखिल का गला सूखने लगा। वो धीरे धीरे राम सिंह की तरफ बढ़ने लगा। अखिल बाबू, ये आप क्या कर रहे हैं? होश में आइए, राम सिंह ने घबराते हुए कहा। लेकिन अखिल को कुछ भी होश नहीं था। उसे बस राम सिंह के गर्म खून की आहट सुनाई दे रही थी। अखिल राम सिंह पर झपटा और उसका खून चूसने लगा। राम सिंह की चिल्लाहट पूरे महल में सुनाई पड़ने लगी थी। ड्रैकुला खड़ा हंसता ही जा रहा था। आओ मेरे साथियों, तुम्हारा इंतज़ार अब खत्म हो चुका है। जाओ, जाकर उस दुनिया में प्रवेश कर जाओ, ड्रैकुला ने कहा तो सभी पिशाच उड़कर उस तस्वीर के माध्यम से निकलकर दुनिया में प्रवेश कर गए और लोगों पर झपटकर उनका खून पीने लगे। चारों तरफ तबाही का मंजर फैलने लगा। कुछ वक्त बाद अखिल उसी कॉलेज में सभी लोगों के साथ बैठा हुआ था। सभी सम्मोहित हुए बैठे हुए थे। वहाँ मिताली भी बैठी हुई थी। अखिल भी सम्मोहित हो रखा था और वो एक किताब पर कुछ लिखे जा रहा था कि तभी उसे झटका सा लगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।